नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेलगाम मेटाडोर ने मोटरसाइकिल को लिया चपेट में, 2 लोगों की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। चांगोटोला नैनपुर रोड की घटना। अतिक्रमण कार्यवाही पर 2 दिनों के लिए लगा विराम। 2 जनवरी से शहर के मेन रोड से हटाए जाएंगे अतिक्रमण। बेलगाम कार ने हनुमान चौक में दोपहिया वाहनों सहित रिक्शा को लिया चपेट में। एक छात्रा जिला अस्पताल में भर्ती, 2 अन्य को आई मामूली चोटें। कार और दोपहिया वाहन हुआ बुरी तरह क्षतिग्रस्त। बीएसडब्ल्यू के छात्रों के भविष्य पर लगा प्रश्न चिन्ह। चित्रकूट यूनिवर्सिटी ने संबल कार्ड योजना से किया किनारा। पूरी फीस जमा करने के दिए निर्देश। रोजगार की तलाश में जिले के बेरोजगारों का पलायन जारी। और ग्राम पायली के एक घर में शॉर्ट सर्किट होने से लगी आग। घर गृहस्थी का सामान जलकर खाक। आग की जद में आए परिवार के सदस्य और मवेशी। और अब समाचार विस्तार से। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत नगर के हनुमान चौक में एक अनियंत्रित डटसन कार ने कई वाहनों को चपेट में ले लिया। इस घटना से मौके पर लोगों का हुजूम लग गया। इस घटना में एक छात्रा सहित एक बाइक सवार घायल हो गया, जिनको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। जानकारी के मुताबिक रविवार को करीब दोपहर 2 बजे हनुमान चौक के पास डटसन कार ने एक रिक्शा, एक बुलेट वाहन और एक अन्य वाहन को टक्कर मार दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर यातायात पुलिस पहुंची, जिन्होंने स्थिति को काबू में किया। आपको बताएं कि यह वाहन एक नाबालिग चला रहा था, जिसने पहले नर्मदा नगर में कोचिंग जा रही साइकिल सवार छात्राओं को टक्कर मारी। इसके बाद वह तेजी गति से हनुमान चौक पहुंचा, जहां उसने एक बुलेट सवार संदीप नेवारे को टक्कर मारी। वहीं इस वाहन की चपेट में एक रिक्शा भी आ गया। इस हादसे में संदीप नेवारे निवासी आडवाणी कॉम्प्लेक्स बालाघाट एवं परसवाड़ा लिंगा निवासी छात्रा और रिक्शा चालक शिव को चोटें आई है। वहीं इस घटना में कार और बुलेट वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। वाहन चालक से इस संबंध में चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि वह रॉन्ग साइड से आ रहा था, तभी यह हादसा हो गया। वहीं वाहन चालक के पास लाइसेंस भी नहीं था। इस मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ले बैठा दे इसको और एमएनसी करा ले, डॉक्टर रूम लेके जा। मेरे ऊपर कर लेना बेटा। क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाते। अच्छा, आज क्या घटना हुई थी बता? आज हम उधर से सीधे बस स्टैंड के लिए और जा रहे थे, तो एक गाड़ी वाले ने उधर सामने से एक गाड़ी को मारा, फिर दूसरी गाड़ी को मारा और फिर तीसरे रिक्शे को मारा। जिसमें रिक्शा वाला भी उचक गया, उचकते उसका हाथ लगा। तो रिक्शा आप चला रहे थे? और रिक्शा में चल। कब की घटना है ये? घटना यही अभी आधे 1 घंटे हुए। अच्छा, गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी एक लड़का सोचा। अच्छा, नाबालिग था क्या? उसी और छोटा ही। अच्छा, अकेले ही बैठा था? अकेले चला था।
शासन के निर्देशों के तहत जिले के जन अभियान परिषद के नेतृत्व में BSW कोर्स संचालित किया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम में जिले भर से करीब 1200 छात्र अध्ययनरत है, जिनमें से 60% छात्र ऐसे हैं जो ग्रामीण अंचलों से आते हैं और गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन इन छात्रों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह सा लग गया है। आपको बताएं कि शासन की महत्वाकांक्षी योजना संबल कार्ड योजना के तहत जिन छात्रों के संबल कार्ड है उनकी फीस माफ किए जाने के आदेश थे, लेकिन चित्रकूट यूनिवर्सिटी के द्वारा एक आदेश जारी कर संबल कार्ड योजना के लाभ से छात्रों को वंचित कर दिया है। आदेश में उल्लेखित किया गया है कि सभी छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। इस आदेश से जहां जन अभियान परिषद के अधिकारी सख्ते में हैं, वहीं छात्रों के समक्ष यह समस्या खड़ी हो गई है कि वे विश्वविद्यालय की फीस किस तरह से जमा करें। आपकी फीस पहुंच जाए, उसके बाद 20 रुपये की राशि मैंने बीच में भी आपको बताई है। अपने यहाँ तो जिला समन्वयक आए थे, उन्होंने भी बताया था कि मैडम अभी कुछ लोगों की फीस थी, कुछ के संबल कार्ड बीच में आते गए तो उनकी फीस इसलिए हमने कलेक्ट करके रख ली थी कि जिनका आ रहा है तो उनका हम माइनस कर देंगे, जिनका नहीं आ रहा है उनकी फीस भिजवा देंगे। फिर लास्ट में ये हुआ कि पिछले यानी कि 19 तारीख को हमने सबका DD बना करके जो अपने को यूनिवर्सिटी से निर्देश मिले थे उस आधार के 150 जारी जो कुछ भी है ना, क्योंकि उनको जो जानकारी मिली है ना, अपन लोग भी गलत फहमी में थे कि यार मेरे आकर के जो भी स्टेटमेंट आपकी जो भी खबरें होती है, एक समाज सेवा का काम है उनका भी है ना, तो लोगों तक पहुँचाना, जागरूकता का प्रचार प्रसार, जैसे हम लोग BSW के छात्र हैं और हम लोग एक समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, उनका भी काम समाज सेवा का ही होता है ना, उनकी एक जिम्मेदारी होती है कि वो भी। पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान BSW के द्वितीय वर्ष के छात्र गौरांश श्रीवास्तव ने बताया कि उन्हें संबल योजना के तहत 350 रुपये फीस देना था, लेकिन अब उनसे निर्धारित शुल्क 3200 रुपये मांगा जा रहा है, जिसके कारण छात्र काफी परेशान है। शासन को छात्रों के हित में उचित निर्णय लेना चाहिए ताकि उनका भविष्य खराब न हो। गौरांश श्रीवास्तव। कहाँ पढ़ते हैं आप? BSW सेकेंड ईयर। अच्छा, अभी एक जानकारी आई है आपके यूनिवर्सिटी से कि जो आप लोगों को फीस देना था वहाँ जानकारी पहुँच नहीं पाई है, क्या मामला है पूरा? नहीं सर, जानकारी सब पहुँची सर, सबका पूरा हिसाब है कि कितनी लगी। तो सर पहले ऐसा था संबल कार्ड वालों को 350 रुपये देना था, बाकी फीस माफ थी, लेकिन अभी एक नोटिस आया सर जिसमें कि वापस पूरी फीस देने का प्रावधान है। ऐसा क्यों हुआ, जानकारी ली है आपने? नहीं सर, वो संबल कार्ड वो पास नहीं हुआ, कुछ पासवर्ड नहीं आया सर, वो यूनिवर्सिटी की तरफ से, यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन पोर्टल में कोई प्रॉब्लम है, ऐसी जानकारी आई है? हो सकता है सर, इसलिए नहीं हो रहा। वहीं इस संदर्भ में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर वैजयंती कटरे ने क्या कहा, आइए जानते हैं। इसमें चित्रकूट यूनिवर्सिटी से जो निर्देश प्रसारित हुए हैं, उसमें जो संबल योजना के लिए जो पासवर्ड, जो पात्र छात्र थे उनके लिए जो पासवर्ड उच्च शिक्षा विभाग से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो यूनिवर्सिटी के निर्देश हैं कि अभी सभी छात्रों से उनकी जो निर्धारित फीस है 4500 और 3150 वो शुल्क जमा करवा दें। जब वहाँ से पासवर्ड मिल जाएगा, शासन से निर्देश प्राप्त हो जाएंगे, तो उनकी जो फीस है, स्टूडेंट की जो फीस हम पूरी फीस जमा करवा रहे हैं उनके खाते में वापस कर दी जाएगी। व्यवस्था उनको 1-2 सप्ताह का हम टाइम देंगे, ऊपर बात करेंगे, अगर टाइम मिल जाता है, जितने छात्र अगर फीस दे पाते हैं उनका एडमिशन होगा, और वही हो सकता है अब जो नहीं दे पाएगा तो उनका एडमिशन निरस्त किया जाएगा। वैसे 14, 15, 16वीं क्लास हो गई है आज, और उनको 16 क्लास होने के बाद में अगर हम बोलें कि आपका एडमिशन निरस्त किया जाता है तो वो भी ठीक नहीं होगा। एक मानसिक आघात उनको भी लगेगा स्टूडेंट को कि हमारे पास फीस नहीं होने की वजह से हम नहीं आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी ठीक नहीं लगेगा। योजना तो हमारा जो ऊपर जो हमारे अधिकारी बैठे हैं वो जैसा निर्देश देंगे उसको हम फॉलो करेंगे, और जितने कुछ छात्र तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी फीस जमा कर दी है तो उनका तो एडमिशन यथावत रहेगा, लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए थोड़ा दुख का विषय हो जाएगा। इसमें ये मान के चलिए कि 60-65% छात्र ऐसे हमारे जो गरीब तबके से हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, उनको संबल योजना का लाभ मिलना था, लेकिन अभी जो निर्देश प्रसारित हुए हैं चित्रकूट यूनिवर्सिटी से, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि अगर छात्रों ने फीस जमा कर दी है तो उनकी पढ़ाई आगे यथावत रहेगी, नहीं तो फिर उनका क्या होगा ये कुछ हम कह नहीं सकते। वहीं दूरभाष पर चर्चा के दौरान जन अभियान परिषद के क्षेत्रीय समन्वयक भीम सिंह डांभोर ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि छात्रों की समस्या को लेकर वे चिंतित है और अपने स्तर पर सार्थक प्रयास कर रहे हैं ताकि छात्रों का अहित न हो।
जिले में रोजगार के साधन न होने के चलते जिले के युवाओं का लगातार पलायन जारी है। रोजगार न मिलने के कारण जिलेवासी महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़ में रोजगार के लिए लगातार पलायन कर रहे हैं, जिसका एक नजारा शनिवार को बालाघाट रेलवे स्टेशन में देखने को मिला, जहां मलाजखंड क्षेत्र के 80 से 90 लोग रोजगार की तलाश में पलायन करते नजर आए। तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनाव के दौरान बेरोजगारों को रोजगार दिए जाने के वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद उनके वादे महज खोखले साबित होते हैं। जिले में बड़े बड़े उद्योग, कारखाने और रोजगार के पर्याप्त साधन न होने के चलते रोजगार की तलाश में लोगों का पलायन लगातार जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी पंचायतों द्वारा ग्रामीणों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते मजबूरी में उन्हें रोजगार के लिए अन्य राज्यों की शरण लेनी पड़ रही है। क्या नाम है आपका? नचकार सिंह दुर्वे। कहाँ से है आप लोग? बलगांव से। बलगांव कहाँ पड़ता है? ये मलाजखंड से बाएं हाथ 10 किलोमीटर। अभी कहाँ जा रहे हो? आंध्र जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो आप लोग आंध्र? मिर्ची तोड़ने जा रहे हैं। मिर्ची तोड़ने के लिए? तो किसी के मतलब कोई ठेकेदार है आपका या फिर किसी के संपर्क से जा रहे हो? नहीं, कोई नहीं संपर्क। तो किसके संपर्क से जा रहे हो? नहीं, पिछले साल तोड़ के आए ना। अच्छा, तो एक ही परिवार से जा रहे हो आप लोग? नहीं, पूरे एक ही जगह जा रहे हैं। अच्छा, कितने गांव से लगभग यहाँ पे जो लोग हैं? भारी का है, चारपारा का है, बलगांव का है, कंटरपानी का है और कहाँ का है। ऐसे कुल कितने लोग हैं आप लोग जो जा रहे हैं? बाकल के जो कितने लोग हैं ऐसे? 70-80। मॉयल नगरी भरवेली में रविवार को 47 करोड़ की लागत से निर्मित मॉयल कर्मचारियों के 120 क्वार्टर का समारोह पूर्वक उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मॉयल कामगार संगठन महामंत्री नागपुर राम अवतार देवांगन, उप महाप्रबंधक बालाघाट मॉयल BR फरीदा, मॉयल मैनेजर उमेश सहभाटी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां मॉयल कर्मचारियों को क्वार्टर आवंटित किए गए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जय। इसी क्रम में राजेश भोलारा भैया इधर रही पैसा सब भाटी साहब से ले लो। मैं राम अवतार कन्हैयालाल देवांगन, मॉयल कामगार संगठन का महामंत्री के द्वारा किया जा रहा है। मॉयल लिमिटेड कंपनी के द्वारा आयोजित आवासीय परिसर का उद्घाटन और कामगार कर्मचारियों को इसका वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था। इसकी लागत 47 करोड़ लगभग 47 करोड़ है, जो 120 क्वार्टर बनाए गए हैं। इसके बाद भी और भी विभिन्न चरणों में अलग अलग क्वार्टर बनाए जाएंगे, जो हमारे कामगार कर्मचारियों के रहन सहन को प्रदर्शित करेंगे। नगर के सौंदर्यकरण को लेकर कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देशों के तहत शहर में शुरू की गई अतिक्रमण हटाने की मुहिम को 2 दिनों के लिए विराम दिया गया है। आपको बता दें कि शहर में फैले अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन ने शनिवार को ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए अंबेडकर चौक से गोंदिया रोड हनुमान चौक तक के अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की थी। रविवार को अवकाश होने के चलते इस कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाया गया। वहीं सोमवार को मंगलवार को नव वर्ष को देखते हुए इस कार्यवाही पर विराम लगा दिया गया है। 2 जनवरी से नगर के मेन रोड में फैले अतिक्रमण को हटाया जाएगा। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान तहसीलदार राम बाबू देवांगन ने बताया कि नव वर्ष में पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है और काफी पुलिस अमला तैनाती पर रहता है। इस वजह से अतिक्रमण कार्यवाही को 2 दिनों के लिए रोका गया है। 2 जनवरी से दोबारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में नगर पालिका के प्रांगण में एक शाम अटल के नाम अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। सुशासन दिवस के अवसर पर आयोजित इस कवि सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से आए कवियों ने अपनी काव्य रचनाओं की प्रस्तुति से खूब तालियां बटोरी।
नगरपालिका और सहमत संस्था के सहयोग से आयोजित इस कवि सम्मेलन में विधायक गौरीशंकर बिसेन, नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे, विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष हीरा सिंह भाटिया सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आइए देखते हैं इस कवि सम्मेलन की कुछ झलकियां। बोली कहाँ जा रहे? मैंने कहा बालाघाट। बोले वहाँ क्या? मैंने कहा कवि सम्मेलन। बोले मेरे लिए कोई सेवा। मैंने कहा एक कप चाय पिला दे। वो भाई साहब चाय बनाने जाने लगी। मैंने कहा सुनो उसमें अदरक डाल देना, ठंड बहुत लग रही, थोड़ा स्वाद आ जाएगा। उसने चाय बना के लाई, मुझे चाय दी, मैंने चाय पी। मुझे लगा इसने अदरक नहीं डाला। मैंने उसको बुलाया क्यों अदरक नहीं डाला क्या? बोले फिर से पी के देखो। मैंने फिर से पी के देखा। मैंने कहा तूने अदरक नहीं डाला। वो अंदर गई, चाय का बर्तन उठा के ले आई। बोले देखो चाय की पत्ती दिख रही? मैंने कहा दिख रही। बोले इसमें कुटा हुआ अदरक पड़ा, वो भी दिख रहा? मैंने कहा दिख रहा, फिर स्वाद क्यों नहीं आ रहा? बोले बंदर क्या लाने। भाई मैंने कहा अच्छे ज्ञान की बात। अब मैंने कहा दीपक भाई तुम अपनी बोतल तो रखो, अपने को यदि शराब पीना अपन खुद जाके लेके आएंगे। अब अपने को ये नहीं मालूम बालाघाट में दुकान कहाँ है। हम बाहर निकले, एक पंडित जी मिल गए। हमने उनसे पूछा पंडित जी शराब की दुकान कहाँ है? वो बड़े गुस्से से देखने लगे। मैं समझा गलती कर दी। मैंने पंडित आदमी से पूछ लिया। फिर आगे चला भाई साहब, एक मारवाड़ी दादा आ रहे थे, मैंने उनसे पूछ लिया शराब की दुकान कहाँ है? उन्होंने भी गुस्से से लड़ता दिया। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा मुकेश भाई अपना दिमाग लगाओ, अपने प्रश्न को उल्टा कर दो, शराब की दुकान कोई बता देगा। मैं आगे बढ़ा भाई साहब, फिर वही पंडित जी मिल गए। मैंने उनको पलट के पूछा, मैंने कहा पंडित जी। बोले बोलो बेटा। मैं कहा धनलाल जी अग्रवाल कहाँ पर रहते? बोले यहाँ कोई धनलाल अग्रवाल नहीं रहता। अरे मैंने कहा यहीं कहीं का तो पता दिए थे। बोले कहाँ का पता? मैंने कहा शराब दुकान के पीछे। उन्होंने बता दिया अगले चौखटे में शराब की दुकान है। ये दिमाग लगाया भाई साहब। लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम पंचायत खामघाट के वार्ड क्रमांक 12 गंगा टोला में बीती रात वन्य प्राणी तेंदुए ने ग्रामीणों की 3 बकरियों का शिकार कर लिया, जिसकी सूचना उनके द्वारा वन विभाग को दी गई, जिस पर वन विभाग के कर्मचारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा कार्यवाही की और मुआवजे के लिए प्रकरण तैयार किया। आपको बता दें कि इन दिनों गंगा टोला एवं आसपास के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में तेंदुए की आमद देखी जा रही है, जिससे ग्रामीणों में भय व्याप्त है। ग्रामीण शाम होते ही घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। लिहाजा वन परिक्षेत्र अधिकारियों से ग्रामीणों ने मांग की है कि वे इस दिशा में कारगर कदम उठाएं। दरवाजा लगा छोड़ दो। यहाँ से दिनेश गोपची जी। तो ये आप ही के घर में हुआ? जी लगभग कितने बजे रात की? ये है 3 बजे रात की। 3 बजे रात की। तो कैसा क्या पता चला आपको? मैं पेशाब उठा तब आवाज़ आया मेरे को। तो ये पहली बार है कि इसके पहले भी हुआ है था? नहीं, यहाँ तो पहली बार है समझ लो। पिछले साल और हुआ था एक बार। पिछले साल और हुआ? यहाँ से नहीं हुआ था, अपने गाँव में हुआ था। भाव बस्ती में हुआ था। तो कितनी बकरियाँ हैं ऐसी? 3 है जी। आपके यहाँ और इधर आगे और कहीं? ऐसी तो बकरी बहुत सारी है सबके यहाँ पर। हमारे यहाँ जो ये 2 ही है दोस्त है हमारे। तो घुसा कहाँ से था वो? ये यहीं से घुसा। ऊपर से? हमारा नाम शकुंतला। कहाँ रहते हो? खामघाट। 11:30 में हमारी पठिया मरी बकरी। तो कैसे क्या हुआ है? किसने किया घायल? तेंदुआ आया था रात में। हाँ। और ऊपर से बधाक ने उसने पटका उसा। और हम उठे तो तेंदुआ भाग गया। तो बकरी जिंदा है कि अभी खत्म हो गई? जिंदी है अभी। तो फिर कोई अधिकारी आए थे वन विभाग के कार्रवाई करने? तो क्या कहा उन्होंने? अपने देखा। हाँ। और क्या कहा? कुछ पंचनामा वगैरह बनवाया? हाँ, पंचनामा बनवाए है ना कि मुआवजा मिलना चाहिए। देना चाहिए। मैं कुलपत कावड़े। क्या किस पोस्ट पे सर आप? अभी तो मैं चौकीदार हूँ फिलहाल में।
जी, कौन सा वन क्षेत्र पड़ता है? ये यानी कंपार्टमेंट नंबर 384 यानी लाल बर्रा। तो कैसी क्या घटना हुई? ये रात को 12 बजे ना वो आया था यानी गुलबाग कह के, और गुलबाग ने बकरियों को खींच के यानी जंगल साइड ले गया यानी, और वहाँ पे मार के खाया उसने। सिर्फ जानवर, कोई बाकी इंसान? नहीं, इंसान वगैरह कुछ नहीं, केवल जानवरों को। तो क्या मुआवजे के कुछ मुआवजा यानी वो ऑफिस से पता लगेगा यानी। तो अभी आपके द्वारा कोई कार्रवाई कर दी है, मैंने पंचनामा वगैरह ये वो सब है, सरपंच प्रमाण पत्र वगैरह आवेदन वगैरह सब ले लिए। आज चूंकि संडे है तो कल आने जमा होगा वहाँ पे। कहाँ जमा होता है? ये लालबरा ऑफिस में वहीं जमा होगा। हाँ वहाँ। तो कितने जानवरों को भी खाया उनने? अभी तो तीनों खाया है। तो तीनों में जानवरों में कौन कौन था? यानी बकरियाँ, सब बकरियाँ यानी पूरी बकरियाँ। घरेलू बकरे को खाया है? घरेलू। लालबरा बस स्टैंड चौतरफा अतिक्रमण के चलते अपना अस्तित्व धीरे धीरे खोता जा रहा है। शासकीय रिकॉर्डों की माने तो बस स्टैंड की भूमि 1 एकड़ 21 डिसमिल रिकॉर्ड में दर्ज है, लेकिन वर्तमान में बस स्टैंड में 15 डिसमिल जगह भी शेष नहीं है, जिससे यात्री बसों को खड़ा करने में काफी अव्यवस्था हो रही है। वहीं यात्रीगणों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि करीब 15 वर्ष पहले लालबर्रा बस स्टैंड का क्षेत्र काफी बड़ा था, लेकिन धीरे धीरे छोटी मोटी गुमटी नुमा दुकान के साथ साथ अब पक्की दुकानें भी बनकर तैयार हो गई हैं, जिससे बस स्टैंड का दायरा सिमट कर रह गया है। नागरिकों ने नवागत कलेक्टर से मांग की है कि यहां पर भी अतिक्रमण अभियान चलाकर लालबर्रा बस स्टैंड को उनके मूल स्वरूप में लाने के लिए सख्त कार्रवाई की जाए। आइए देखते हैं क्या कहते हैं नगरवासी और जनप्रतिनिधि। बस स्टैंड में क्या है, बहुत ही अव्यवस्था है। ये व्यवस्थित होना चाहिए। पहले जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उन्हें जगह निर्धारित करना चाहिए, उसके बाद अतिक्रमण हटा के अच्छे से व्यवस्था हो। अब जैसे रात में भी कोई महिला आ जाए तो उनको पेशाब की परेशानी है, शौचालय की परेशानी है, तो ये व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए उससे। और जैसे प्रतीक्षालय में प्रतीक्षालय में साफ सफाई नहीं होती, बिल्कुल अव्यवस्था पड़ी है, 4 आदमी बैठ नहीं सकते, साफ सफाई होनी चाहिए। ये कितने सालों से अतिक्रमण की ऐसी? अतिक्रमण तो अब मेरे को तो मैं देख रहा हूँ कि अतिक्रमण आज तक की हटा ही नहीं लाल। तो यहाँ कोई अतिक्रमण की कार्रवाई आज तक हुई है? अतिक्रमण की कार्रवाई तो हुई थी 1-2 बार, बाकी फिर जैसे कि तैसे हो गया। क्यों कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? आपको क्या लग रहा है इसके पीछे? क्यों कार्रवाई नहीं, अतिक्रमण हट क्यों नहीं पा रहा है? अतिक्रमण तो हटता है, फिर जैसे कि तैसे लोग लगा लेते हैं इसको। नहीं भैया, क्यों नहीं हट पा रहा है अतिक्रमण? इसके पीछे क्या लग रहा है आपको? बाकी जगह का अतिक्रमण हटता, पर लालबर्रा का अतिक्रमण नहीं हट पा रहा है। नहीं, लालबर्रा का भी हटा था 1-2 बार अतिक्रमण, लालबर्रा का भी हटा था। फिर से जैसी की तैसी हो जाएगी स्थिति। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? रोडों में तो हम लोग जैसे बैठे हैं तो व्यवस्था अच्छी है, कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं है। हम लोग अपने ऊपर के सामने के सज्जे को निकाल देते हैं, रास्ता बना हुआ है, कोई ऐसी दिक्कतें नहीं है ज़्यादा। नहीं, आवागमन यातायात में बहुत सी समस्या आती है, जैसे रोड से लगा हुआ आपकी दुकान है यहाँ पे, रोड बहुत ज़्यादा छोटी है, हाईवे रोड है ये। ठीक है ना, तो शहर के अंदर थोड़ा बहुत रहता ही ना। अरविंद पाठक। पर में तो अतिक्रमण भाई साहब आता ही नहीं, मध्य प्रदेश में चालू होता है, लालबर्रा में आके खत्म हो जाता। तो क्या रीजन है इसके पीछे? इसके पीछे आप जो मेरे पीछे बस स्टैंड देख रहे हो, 1 एकड़ 20 डिसमिल पे है, मात्र 5 डिसमिल में बस स्टैंड दिख रहा है, बाकी में लोगों ने बिल्डिंग बना के रखे हैं, आजू बाजू देख रहे हो, सब नोटिस बढ़ गई, सब हो गई, उसके बाद सब मामला खत्म हो जाता। तो क्यों नहीं होती कार्रवाई इसके पीछे? वही मैंने कहा ना, क्यों नहीं होती। अब शासन और अधिकारी समझे, अभी अब नए वर्तमान में कलेक्टर आए, अगर उनकी नज़र अगर ये लालबर्रा तरफ घूमे, उनकी अगर इच्छा हो, अगर दृढ़ इच्छा लेके कलेक्टर महोदय आए तो एक बार लालबर्रा को भी जरा मुक्त कराएं अतिक्रमण से।
अभी नवागत कलेक्टर द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही पूरे यानी शहरों को लेके। तो हमने कलेक्टर से भी मांग कर रहे हैं कि आपके प्रेस के माध्यम से कि जो शहर जो अतिक्रमण है वो भी एक सिरे से टूटना चाहिए और शहरों की सड़क चौड़ीकरण होना चाहिए। विगत कई वर्षों से यहाँ पे एक राज्य मार्ग 26 की जो NH की जो सड़क स्वीकृत हुई, आज तक अभी उसका निर्माण अतिक्रमण के चलते नहीं हो पाया है। तो प्रशासन से हमारी मांग है कि नहीं, लालबरना में इसके पूर्व भी लालबरना अतिक्रमण हटाओ अभियान चला, पूर्व तहसीलदार द्वारा अतिक्रमण हटाया गया। लेकिन जब भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलता है तो क्या होता है कि जो छोटा जो व्यापारी है, बिल्कुल जो रोज़ कमाने खाने वाला रहता है, सिर्फ उस पर गाज गिरती है। इसके पूर्व अतिक्रमण हटाओ अभियान चला, पूरे रोड के जो अतिक्रमण हटे उसमें जो रोज़ कमाने खाने वाले थे उनके टपरे तो हट गए, लेकिन जो बड़े लोगों ने फिर से अपने रोड में अपना व्यवसाय तान दिया। क्या लग रहा है आपको इसके पीछे, क्या इन्हें अतिक्रमण हट पाएंगा कि नहीं हट पाएंगा लालबरना का? नहीं, हम लोग तो चाहते हैं कि लालबरना का अतिक्रमण हटे, लेकिन हटने के साथ जो छोटा व्यापारी है जो रोज़ कमाता खाता बेचारा, पहले शासन उसके विस्थापन की बात करे। जैसे अभी लालबरना में मंडी का निर्माण हो रहा है, मंडी में यानी व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बन रहा है। लालबरना में नेशनल हाईवे रोड के सामने हमारा मंत्री जी का जो कार्यालय है वहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात आई थी। तो ऐसे जो जगह में पहले छोटे व्यापारी को विस्थापित करे, उसके बाद अतिक्रमण हटाएंगे, तभी छोटा व्यापारी भी यानी अतिक्रमण हटाओ अभियान का यानी स्वागत करेगा। चांगुटोला से 4 किलोमीटर दूर नैनपुर रोड पर बेलगाम मेटाडोर ने मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया। मेटाडोर की जबरदस्त टक्कर से मोटरसाइकिल में सवार 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक सुंदरलाल भैरम और बाबूलाल ठाकरे दोनों ग्राम सोनखार निवासी हैं। रविवार को यह सड़क हादसा खैरगांव तालाब के पास उस समय हुआ जब दोनों व्यक्ति मोटरसाइकिल से मऊ साप्ताहिक बाजार जा रहे थे। इस सड़क हादसे को देख ग्रामीणों में तनाव की स्थिति निर्मित हुई, लेकिन मौके पर पहुंचे चांगुटोला थाना प्रभारी राजीव परतेती की समझाइश से ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ। वहीं मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर फरार मेटाडोर को गुडरू में जब्त कर लिया गया है। वहीं दोनों मृतकों के शवों का लामता में पोस्टमार्टम करवाकर उनके परिजनों को सौंप दिया है। आपको बता दें कि मृतक सुंदरलाल भैरम की पत्नी पूर्व में सरपंच रह चुकी हैं और बाबूलाल ठाकरे पूर्व सरपंच रह चुका है। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी महाकाल बब्बर सेना द्वारा चुनरी यात्रा का आयोजन किया जाएगा। यह चुनरी यात्रा साल के पहले दिन 1 जनवरी को निकाली जाएगी। 20 वर्षों से चली आ रही इस परंपरा की जानकारी देने के लिए रविवार को मां काली पाठ मंदिर में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें महाकाल बब्बर सेना द्वारा इस चुनरी यात्रा की विस्तृत जानकारी दी गई। 1 जनवरी को आयोजित इस चुनरी यात्रा के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान समाज सेवी डॉली दमाही ने बताया कि यह चुनरी यात्रा कोसमी के मरकट बाबा मंदिर से निकाली जाएगी, जो श्रद्धालुजन भक्तजनों के हुजूम के साथ मां काली पाठ मंदिर पहुंचेगी, जहां माता रानी को 15,999 फीट की चुनरी चढ़ाई जाएगी। कोसमी के मरकट बाबा के मंदिर से भव्य चुनरी यात्रा निकाली जा रही है। पिछले वर्ष चुनरी की लंबाई 15,555 फीट थी और इस बार माँ भवानी भोलेनाथ ने ही चुनरी की लंबाई बढ़ाए हैं। इस बार 15,999 फीट है। धर्म के प्रति आस्था विश्वास रखते हुए धर्म के सभी लोग मानने वाले, वो चाहे कोई भी समाज के हो, कोई भी धर्म के हो, अगर हम लोग नया वर्ष बोलते हैं, नया साल मानते हैं, साल का पहला दिन हमारा धर्म के प्रति आस्था विश्वास के साथ में, धर्म के साथ में होना चाहिए, अच्छी सोच के साथ में होना चाहिए। अगर साल का पहला दिन अगर हम अच्छे काम में जाते हैं, अच्छे कार्यक्रम में जाते हैं, तो हमारे साल की शुरुआत अच्छी होती है। वहीं समाज सेवी संयोग कोचर ने बताया कि नए साल की शुरुआत धार्मिक भाव के साथ करने के उद्देश्य को लेकर पिछले 20 वर्षों से यह चुनरी यात्रा निकाली जा रही है। पिछले वर्ष माता रानी को 15,555 फीट की चुनरी भेंट की गई थी। वहीं इस वर्ष 15,999 फीट की चुनरी चढ़ाई जाएगी। इसके अलावा आयोजन में शामिल भक्तों को समरसता भोज करवाया जाएगा। कि प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी माता रानी की चुनरी 15,999 फीट, जो विगत 20 वर्षों से चला आ रहा है ये कार्यक्रम। और ये कार्यक्रम छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी का है, सिर्फ हम लोगों का कार्यक्रम नहीं है। ये परंपरा है और जब परंपरा का निर्वहन होता है या परंपरा निरंतर चलते रहती है, तब एक संदेश है पूरे समाज के लिए। समरसता भोज का आयोजन किया गया है। यहाँ पर लगभग 70-80 हज़ार लोग
या लगभग हो सकता है कि हम लोग तैयारी तो 1 लाख की कर रहे हैं, वैसे उतने लोगों का भोजन यहाँ भंडारा हो। सभी समाज के लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोग, यानी यहाँ जाति भेद नहीं है। ग्राम पंचायत पायली में गोपाल मानेश्वर के घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से घर में रखा 60 क्विंटल धान एवं किराना सामान सहित अन्य सामग्री जलकर खाक हो गई। वहीं परिवार के सदस्य भी इस घटना से प्रभावित हुए। यह घटना शनिवार की रात 12 बजे की है, जिसकी सूचना मिलते ही दमकल की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस घटना में 4 वर्षीय बालक और उसके दादा दादी हल्के रूप से प्रभावित हुए, साथ ही मवेशी भी आग की जद में आ गए। इस संदर्भ में मकान मालिक गोपाल मानेश्वर और जिला पंचायत सदस्य भुरू पटेल का क्या कहना है, आइए जानते हैं। लाइट से है तो 12 बजे हम नहीं जानते, मेरा बहन जानता है, तो वो उठाया हमको, तो वो बोले कि हम उठाए तो फिर एक खटे अंगार लग गया बाहर, फिर उसको बुझाने लगा। उसके बाद फिर धान थे, धान भी जल गया पूरा, 60 कुंटल थे। और उसके बाद फिर साइकिल वाइकल है, बिस्तर है, खटिया है, किराना सब चीज, संदूक अंदूक सब जल गया। कितने लोग थे अंदर जब आग लगी? समझ 12 आदमी थे। लगभग कितने की क्षति हुई होगी इसमें? फिर भी अंदाज 2-3 लाख का तो पक्का है। आज हमारे ग्राम पंचायत पायली में हमारे बड़े बुजुर्ग और सम्मानीय आदमी चुनिया भाव के यहाँ पर आगजनी हुई, जिसकी शॉर्ट सर्किट होने की वजह बताया जा रहा है, जिसमें उन लोगों के परिवार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और सभी उनका किराने का सामान, उनका धान, उनका पैरा, ये सभी जल चुका है। और आगे भी से पटवारी साहब को, तहसीलदार साहब को सबको अवगत करा दिया गया है, पुलिस थाने में भी अवगत करा दिया गया है। और अभी फ़िलहाल उनको हमारे परिवार की तरफ से उनको मदद की गई है, ताकि वो अपने जितना उनको क्षति हुई, अभी कुछ गुजर बसर के लिए अपना सामान की व्यवस्था कर सके। तो हम लोगों ने अपने व्यक्तिगत इससे उनका मदद हम लोग 10,000 रुपये से कर दी है। ग्राम नेत्रा में श्री साई जन्मोत्सव समिति द्वारा श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। 25 दिसंबर से आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम के तहत रविवार को मां बमलेश्वरी धाम डोंगरगढ़ से पधारे बाल व्यास तिलेंद्र महाराज के द्वारा भागवत कथा के अंतर्गत श्री कृष्ण की बाल लीलाओं एवं रुक्मणी विवाह का चित्रण किया गया। वहीं इस धार्मिक कार्यक्रम का समापन 2 जनवरी को विविध धार्मिक अनुष्ठानों के साथ किया जाएगा। इस कार्यक्रम के संदर्भ में डॉक्टर सदन लिल्हारे के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। किसका नाम रहेगा? मालिक का नाम। क्या भरोसा है इस जिंदगी। 25 दिसंबर 2018 से 2 जनवरी 2019 तक चलेगा। ये किस समिति के द्वारा कराया जा रहा है? यह ग्राम की सर्व समिति, सभी का सहयोग है इसमें, सभी लोग के द्वारा होता है। क्या उद्देश्य है? मतलब गाँव का भला हो, गाँव का उद्धार हो, यही उद्देश्य है। और कोई स्कूली बच्चों के ज्ञान में वृद्धि करने, तर्क शक्ति बढ़ाने, उनकी खोजी प्रवृत्ति को जागृत करने और बच्चों की उपस्थिति स्कूल में बढ़ाने सहित अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शासकीय माध्यमिक विद्यालय पिपरिया में एक अनूठी पहल शुरू की गई है, जिसमें कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम की तर्ज पर बच्चों को हॉट सीट पर बिठाकर सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब देने पर स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चे के खाते में प्रत्येक जवाब का निर्धारित रुपया डाल दिया जाता है और प्रतियोगिता के अंत में बच्चे द्वारा जीते गए पैसे से उन्हें शिक्षण सामग्रियां खरीद कर दे दी जाती हैं। इस आयोजन से न सिर्फ स्कूली बच्चों में सामान्य ज्ञान की बढ़ोतरी होती है, बल्कि शाला में बच्चों की उपस्थिति भी भरपूर होती है।
इस अनूठी पहल का आयोजन विद्यालय के प्रधान पाठक द्वारा प्रत्येक शनिवार को किया जाता है, जिसमें सवाल का सही जवाब देने के लिए हॉट सीट पर बैठे बच्चों को कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर 3 लाइफलाइन भी दी जाती हैं। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान शासकीय माध्यमिक विद्यालय के प्रधान पाठक TL भालेकर ने बताया कि शाला सिद्धि कार्यक्रम के तहत स्कूल द्वारा यह नवाचार किया जा रहा है। विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? A यूरोप, B उत्तर अमेरिका, C एशिया, D अफ्रीका। अनुष्का भी उत्तर बताएंगी? C एशिया। C एशिया एक करेक्ट आंसर है। हमने एक शाला सिद्धि के तहत नवाचार किया है और उसका नाम दिया है कौन बनेगा नॉलेज विनर। इसकी निर्धारित मतलब क्या है कि एक बॉयलर्स तैयार किया गया है और हर चीज़ मतलब का नियम पे चल रही है, न पक्षपात पूर्ण नहीं। इतना सोच करके कि बच्चों को आखिर बाल सभा के दिन हम लोग गीत गायन और अन्य प्रतियोगिताएं कराते ही हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ को कौन बनेगा नॉलेज विनर बच्चों के सामान्य ज्ञान बढ़ाने के हिसाब से तो बच्चों को शामिल करें और इसकी व्यवस्था बनाई। पालक लोग भी इसमें इन्वॉल्व हुए, हमारे टीचर भी सहभागिता मतलब है कि देने लगे। सबकी राय हुई और सबने कहा कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इसे चलाया जाना चाहिए और इतना ही नहीं, इसे पूरे प्रदेश स्तर पर चलाया जाना चाहिए। क्या कितनी लाइफलाइन रहती है और कितना सहभागिता मिलती है लोगों की? कौन बनेगा नॉलेज विनर में हमने बच्चों को 3 लाइफलाइन दे के रखा है। वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खैरलांची मुख्यालय में कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल का भव्य स्वागत किया गया। आम सभा को संबोधित करते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि विधानसभा चुनाव ऐतिहासिक चुनाव हुआ है, जिसे वर्षों तक याद रखा जाएगा। क्षेत्र की जनता और समर्थकों के आशीर्वाद से उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसका निर्वहन करने में वे कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। उन्होंने कैबिनेट मंत्री पद जनता को समर्पित करते हुए भविष्य में भी सहयोग की अपेक्षा की है। सरकार बनाने के लिए 116 विधायक की आवश्यकता थी और कांग्रेस पार्टी के कितने जीत गया है? कमलनाथ जी का होना है। जायसवाल जी बोला भैया हमारे जो हो गया अपने जगह मिल गए, लेकिन हमारे आपसे भी अनुरोध कि आप भी मंचासीन होना कष्ट करेंगे। आदरणीय नरपुर भव्य स्वागत किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां। मुद्दा भैया जिंदाबाद, मुद्दा भैया जिंदाबाद, सत्य धर्म की लड़ाई है। मैंने कहा था आप सबको ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है। ये आने वाले 50 वर्षों तक लोग याद रखेंगे कि गुड्डा जायसवाल की टिकट कट गई थी और पूरे क्षेत्र की जनता ने निर्दलीय चुनाव लड़ाकर जिता के लाया। और मैंने ये भी कहा था
वाराणसी खल्लांजी क्षेत्र का भविष्य वाराणसी खल्लांजी क्षेत्र के लोग तय करेंगे, भोपाल दिल्ली के नेता तय नहीं करेंगे। ये भी कहा था मैंने, और मैंने ये भी कहा था आने वाले समय में सरकार किसी की भी बने, वाराणसी खल्लांजी क्षेत्र के बिना सरकार किसी की नहीं बनेगी। सरकार का जो भी सरकार बनेगी उस सरकार का अभिन्न अंग वाराणसी खल्लांजी क्षेत्र का प्रत्याशी रहेगा, ये भी कहा था आपको। और आज इतिहास लिख दिया हमने, सब जगह से मंत्री बन गए। एक अछूता क्षेत्र था, छूता वाराणसी, जहां से आज तक कोई मंत्री नहीं बना था। 2018 का इंतजार हो रहा था कि आप सब निर्णय करके गुड्डा जायसवाल को लड़ाएंगे। हमारे मंच पर बैठे सारे नेता गुड्डा जायसवाल को लड़वाएंगे और ऐसे ऐतिहासिक चुनाव जैसे वनडे क्रिकेट होता है कि नहीं 2020, ऐसा रोमांचक चुनाव होगा हमारा। और आज मध्य प्रदेश में सरकार बनी और उस सरकार में आप सबका हिस्सा गुड्डा जायसवाल कैबिनेट मंत्री के रूप में बैठा है वहां पर। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने कहा कि श्री जायसवाल को जो जवाबदारी मिली है उस पर वे खरा उतरेंगे। मध्य प्रदेश में सरकार बनी, बहुत सारी अपेक्षाएं हैं हमारे किसान वर्ग को, हमारे युवा साथियों को, हमारे कर्मचारी बंधुओं को, हर वर्ग के लोगों की अपेक्षाएं हैं। और कांग्रेस पार्टी ने माननीय कमलनाथ जी जब से अध्यक्ष बने, प्रदेश में एक नई उमंग, नई आशाएं जागी और उन्होंने उन सभी वर्गों की जो भावनाओं को सम्मान करते हुए वो वचन पत्र जो उन्होंने बनाया, निश्चित रूप से उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश में आज सरकार स्थापित हुई है। कंप्यूटर ऑपरेटर महासंघ के पदाधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल से भेंट कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा और नियमित किए जाने की मांग की है। कंप्यूटर ऑपरेटरों ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन के समस्त शासकीय निकायों से लगभग 65,000 कंप्यूटर ऑपरेटरों के द्वारा शासन की योजनाओं का संचालन किया जाता है, लेकिन उन्हें मानदेय बहुत कम मिलता है, लिहाजा उनकी मांगों पर गौर किया जाए। सर, हम लोग जो शासकीय डिपार्टों में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में हम लोग 10 से 12 साल से लगभग हम काम कर रहे हैं। कोई मस्ट रोल पे दैनिक वेतन भोगी या आउटसोर्स पे, तो शासन से हमारा मतलब निवेदन है कि जो व्यक्ति जहाँ पे काम कर रहा है उसको नियमित पद में सर्जित करते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर को नियमित किया जाए। विज्ञापन लिया है मैंने, इसको किस तरह से इनको लाभ दिलाया जा सकता है इस पर मैं समीक्षा करूंगा और संबंधित जो भी मंत्री है माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करके इनको लाभ दिलाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। वहीं मध्य प्रदेश सहायक प्राध्यापक 2017 में चयनित आश्वस्त किया है कि उनकी मांगों को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। मध्य प्रदेश सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2017 के हम नव चयनित प्राध्यापकगण यहाँ उपस्थित हुए हैं। 6 माह से हमारी नियुक्ति लटकी हुई है, अधर में लटकी हुई है। हम मंत्री महोदय से निवेदन करने आए थे कि जल्दी से जल्दी ये असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नियुक्ति है उसके लिए आप प्रयास करें, इसलिए हम उनसे सौजन्य रूप से भेंट करने आए थे। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेलगाम मेटाडोर ने मोटरसाइकिल को लिया चपेट में, 2 लोगों की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। चांगोटोला नैनपुर रोड की घटना। अतिक्रमण कार्यवाही पर 2 दिनों के लिए लगा विराम। 2 जनवरी से शहर के मेन रोड से हटाए जाएंगे अतिक्रमण। बेलगाम कार ने हनुमान चौक में दोपहिया वाहनों सहित रिक्शा को लिया चपेट में। एक छात्रा जिला अस्पताल में भर्ती, 2 अन्य को आई मामूली चोटें। कार और दोपहिया वाहन हुआ बुरी तरह क्षतिग्रस्त। बीएसडब्ल्यू के छात्रों के भविष्य पर लगा प्रश्न चिन्ह। चित्रकूट यूनिवर्सिटी ने संबल कार्ड योजना से किया किनारा, पूरी फीस जमा करने के दिए निर्देश। रोजगार की तलाश में जिले के बेरोजगारों का पलायन जारी। और ग्राम पायली के एक घर में शॉर्ट सर्किट होने से लगी आग, घर गृहस्थी का सामान जलकर खाक। आग की जद में आए परिवार के सदस्य और मवेशी। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।